मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हां, आपको बता दें कि दिवाली से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को बड़ा तोहफा दिए। जी हां, मोदी सरकार ने बुधवार को उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी 200 रुपये प्रति सिलेंडर से बढ़ाकर 300 रुपये करने की घोषणा की है। केंद्रीय सूचना और प्रशासन मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इस फैसले की जानकारी दी है। जी हां, अनुराग ठाकुर ने कहा कि पहले उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को एक एलपीजी सिलेंडर में 200 रुपये की सब्सिडी मिला करती थी, मगर अब केंद्र सरकार ने सब्सिडी को 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दिए हैं। जी हां, अब सवाल उठता है कि केंद्र सरकार के इस ऐलान के बाद एक उज्ज्वला लाभार्थी को एक एलपीजी सिलेंडर के लिए कितने रुपये देने होंगे। जी हां, दरअसल केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले गैस सिलेंडर के दाम को 100 रुपये कम किए हैं। कैबिनेट के फैसले को समझाते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि पहले उज्ज्वला स्कीम के तहत लोगों को एक सिलेंडर में 200 रुपये की सब्सिडी मिलती थी, पर अब केंद्र सरकार ने सब्सिडी को 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन से पहले केंद्र सरकार ने गैस सिलेंडर के सभी उपभोक्ता के लिए 200 रुपये प्रति सिलेंडर कम किए थे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के मंगलवार को कैबिनेट की मीटिंग में शामिल नहीं होने के बाद राज्य की सियासत में नया चैप्टर शुरू होता दिखाई दे रहा। जी हां, खबर है कि चाचा शरद पवार से अलग होकर बीजेपी के साथ जाने वाले अजीत पवार नाराज चल रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि बीजेपी राज में अजीत पवार को सरकार चलाने का अवसर दे सकती है। जी हां, उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही वह गैर संवैधानिक है और इसे तोड़ फोड़ करके जबरन बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में सरकार तो बना ली, लेकिन अब वो संकट में है। इस पर पहला संकट संवैधानिक है, जिसमें शिंदे गुट के 16 विधायकों की सदस्यता रद्द की जा सकती है। हालांकि सरकार उन्हें बचाने में लगी हुई है। जी हां, दूसरा संकट ये है कि जोड़ तोड़ की सरकार बनाने से बीजेपी का जनाधार टूट रहा और पार्टी को जमीन पर कोई लाभ भी नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि बीते दिनों बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण करवाया था और उसके आंकड़े जनता में जारी किए थे। इस सर्वे के बाद पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी स्थानीय पार्टियों ने सर्वेक्षण कराने की मांग तेज कर दी है। यूपी की विपक्षी दल तो जाति जनगणना की मांग कर ही रहे हैं, साथ ही एनडीए गठबंधन का हिस्सा सुभाषपा अपना दल जैसी पार्टियां भी जाति सर्वेक्षण कराए जाने की मांग कर रही है। जी हां, हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि जाति जनगणना कराना राज्य सरकार का काम नहीं है, इसलिए वो ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रही है। जी हां, बीजेपी को पूर्वांचल की 3 ओबीसी पार्टियां समर्थन करती है। ये तीनों पार्टियां एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। जाति सर्वेक्षण जारी होने के बाद इन पार्टियों ने यूपी में भी ऐसा कराने को कहा है। जी हां, वहीं जाति सर्वेक्षण को लेकर बसपा प्रमुख मायावती का भी बयान सामने आया है। मायावती ने कहा कि बिहार का जाति सर्वेक्षण जाति जनगणना को अन्य पिछड़े वर्गों के संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में पहला कदम है और यूपी में भी ऐसा ही सर्वे किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि दिल्ली के आबकारी नीति केस में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में जमानत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किए थे। जी हां, अदालत ने परिवर्तन निदेशालय से मनी लॉन्ड्रिंग के केस के आधार से जुड़ा सवाल किए हैं। शीर्ष अदालत ने पूछा, अगर पीएमएलए के तहत शराब नीति से एक राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचा तो फिर वो पार्टी इस केस में शामिल क्यों नहीं? शराब नीति से सीधे राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचा तो वो मामले में आरोपी या पक्षकार क्यों नहीं? ईडी गुरुवार यानी आज कोर्ट में इसका जवाब देगी।
बता दें कि इस साल देश के 5 राज्यों में चुनाव होने। जी हां, सबको चुनाव की तारीखों का ऐलान का इंतजार है। निर्वाचन आयोग की तैयारियां भी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 अक्टूबर के दौरे के बाद तारीखों की घोषणा हो सकती है। दरअसल 5 अक्टूबर को पीएम मोदी की मध्य प्रदेश और राजस्थान में जनसभाएं हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे कि इसके बाद कभी भी चुनाव आयोग तारीखों की आधिकारिक घोषणा कर सकते हैं। जी हां, इस साल दिसंबर तक राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होने हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के अनाज मंडियों में धान की सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होती, लेकिन इस साल सरकार ने समय से पहले सरकारी खरीद शुरू कर दी है। किसान अपनी धान की फसल को लेकर मंडी पहुंच रहे और सरकार द्वारा फसल समय से पहले खरीदने पर किसानों ने अपनी आप बीती बताई है। कोई खुश नजर आया तो कोई फसल के दाम कम मिलने से नाराज और परेशान नजर आए हैं। जी हां, वहीं मंडी प्रशासन का कहना है कि मंडी में सभी व्यवस्था दुरुस्त है और सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। इसके लिए गेट पास भी कट रहे। जी हां, बल्लभगढ़ मार्केट कमेटी के असिस्टेंट सेक्रेटरी दीपक का कहना है कि पिछले कुछ हफ्ते से मंडी में फसल आ रही। जी हां, मंडी के सह सचिव का कहना है कि अब तक मंडी में धान की 40 क्विंटल आवक हो चुकी है। धान के अलावा बाजरा और कुछ कॉटन भी आया है। आपको बता दें कि भोपाल में हर साल होने वाले आलमी तबलीगी इज्तिमा की तारीख का ऐलान हो गया। जी हां, इज्तिमा इस बार दिसंबर में होगा। 8 से 11 दिसंबर तक चलेगा। इसमें दुनिया भर से आई जमाती तकरीर करेगी। 11 दिसंबर को दुआए खास के साथ खत्म हो जाएगा। इस बार भी पाकिस्तान पर पाबंदी रहेगी। जी हां, वहां की जमात यहां नहीं आ सकेंगे। आपको बता दें कि सिक्किम में बुधवार को कुदरत के कहर का असर पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिला है। जी हां, सिक्किम में अचानक बादल फटने से तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई और कई जिले बाढ़ के पानी से प्रभावित हो गए हैं। तीस्ता बैराज से 300 बरामदे किए गए, हालांकि अभी तक उनकी पहचान नहीं हो पाई है, जबकि ताज सैन्य कर्मियों के बारे में कुछ पता नहीं चल सका है। उनकी तलाश की जा रही। जी हां, ममता सरकार ने चुनौतियों से निपटने के लिए एक्शन प्लान बनाया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार निकाय चुनाव के लिए बुधवार को वोटिंग हुई थी। ये मतदान कारगिल में हुए। जी हां, वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद कारगिल में 26 निर्वाचन क्षेत्रों में वोटिंग हुई थी। 87 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे। जी हां, इस चुनाव में बीजेपी और गुपकार अलायंस के बीच मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि इस अलायंस में शामिल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने उम्मीदवार भी खड़े किए हैं। आपको बता दें कि ईरान में एक बार फिर हिजाब का जिन्ना बाहर आ गए। जी हां, तेहरान मेट्रो स्टेशन के पास हिजाब न पहनने की वजह से 16 साल की एक लड़की की मोरल पुलिस ने पिटाई की है। इससे लड़की कोमा में चली गई। जी हां, कड़ी सुरक्षा के बीच अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा है। इस घटना के बाद एक बार फिर लोग हिजाब को लेकर आवाज उठाने लगे हैं। जी हां, वहीं लोगों को गुस्से को देखते हुए स्थानीय पुलिस पहले से ही अलर्ट मोड पर है। तेहरान के फर्ज अस्पताल में कड़ी सुरक्षा के बीच लड़की का इलाज चल रहा है। अभी पीड़िता से मिलने की अनुमति किसी को भी नहीं है, यहां तक कि उसके परिवार से भी नहीं। जी हां, ईरान सरकार महसा अमीनी वाले मामले में देख चुकी कि किस स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुआ था। महसा अमीनी की मौत के 1 साल बाद पुलिस फिर इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहती है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के जिस अस्पताल में 35 लोगों की मौत हुई थी, वहां के दिन से शौचालय साफ कराने के आरोप में शिवसेना सांसद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जी हां, अस्पताल में 48 घंटों में 31 मरीजों की मौत के विवाद के बीच नांदेड़ अस्पताल के दिन से शौचालय साफ कराने के बाद शिवसेना सांसद हेमंत पाटिल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कार्यवाहक डीन एस आर वोकोडे की शिकायत के बाद पुलिस ने बुधवार
सोमवार को पाटिल के खिलाफ एक लोक सेवक को उसके कर्तव्य में बाधा डालने और उसे बदनाम करने के आरोप में एफआईआर दर्ज किए हैं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।